हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हूं, जिसको तो मैंने खुद ही लिखा है और मेरी स्टोरी का नाम है अपना घर। कहते हैं ना कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता, चाहे वो ससुराल हो या मायका। तो आज मेरी कहानी कुछ इसी बात पर आधारित है, अपना घर। तुम जा सकती हो अपने घर, तुम्हारे जैसी लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती है। बिया ने अनिका को घर से निकालते हुए कहा। मैं कहाँ जाऊँ? लोग कहते हैं शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल होता है। मैं अपने इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊँ? अनिका ने रोते हुए बियान से कहा, मुझे नहीं पता है, तुम चाहे जहाँ जाओ। तुम्हारी जैसी मोटी और भद्दी लड़की से मैंने शादी की, यही बहुत बड़ी बात थी। कहते हुए बियान उसे धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। अनिका को उस समय कुछ समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ जाए। उसे एक रास्ता दिखता है कि वो अपने पापा के पास जाए, शायद उसके पापा उसे समझें। वो रोते बिलखते अपने पापा के घर जाती है। वो दरवाज़ा पर बेल बजाती है तो पहले उसके पापा देखकर खुश होते हैं। वो कहते हैं कि तुम अकेली आई हो, पगफेरे का रस्म है और तुम अकेली चली आई, वियान कहाँ है? तो इस पर अनिका रोने लगती है। वो अपने पापा से सारी बातें बताती है कि वियान ने उसे क्यों निकाल दिया। वो कहती है कि पापा, आप लोगों में जो बातें हुई थी मेरी मम्मी की फैक्ट्री उन्हें देने के लिए, तो वो ना मिल पाने की वजह से, और उन्होंने मुझसे कहा था कि इस पर साइन कर दो, लेकिन मेरी मम्मी की फैक्ट्री है, मैं उसे नहीं बेच सकती, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इस पर अनिका के पापा और गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते, क्या करोगी फैक्ट्री? हम लोग भी चाहते थे कि ये फैक्ट्री बिक जाए, पर तब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। तुम्हारी वसीयत में ऐसे लिखा हुआ था कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक इस फैक्ट्री पर हम लोग कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तुम्हें क्या करना है उस फैक्ट्री का? बियान कहता है तो बेच दो, उस पर साइन कर दो। अनिका कहती है, नहीं पापा, वो मेरे मम्मी की आखिरी निशानी है और मैं उस फैक्ट्री को कभी नहीं बेच सकती। अनिका की बातों से उसके पापा काफ़ी गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकता कि अभी 4 दिन पहले लड़की की शादी हुई और लड़की आकर घर पर बैठ गई। तुमको जहाँ जाना है वहाँ चली जाओ, मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हैं। अनिका की माँ सौतेली थी। वो तान पे और तान लगाती है कि बात सही है, तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए। तुम्हारा पति अगर वो कह रहा है फैक्ट्री बेचने को, तो तुम्हें साइन करने में क्या दिक्कत थी? तुम्हें साइन कर देना चाहिए था। अनिका गिड़गिड़ाती रहती है, पर उसके पापा और मम्मी उसकी बातों को नहीं सुनते। वो उसे घर से बाहर निकालते हैं और कहते हैं, तुम जाओ, चाहे जहाँ जाना हो जाओ, लेकिन मेरे घर मत आना। अनिका कहती, पापा, ना ये मेरा घर है ना वो मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं इस भरी दुनिया में किसके पास जाऊँ? उसके पापा कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगी, लेकिन तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि मुझे अपने घर की बेइज्जती नहीं करानी है। अनिका को उस टाइम अपने बुआ का ध्यान आता है। वो अपने बुआ के पास फ़ोन करती है और अब उन्हें सारी बातें बताती है। उनकी बुआ कहती हैं कि बेटा तुम मेरे पास आ जाओ। अनिका अपने बुआ के पास चली जाती है। दरअसल अनिका जब छोटी थी तभी उसकी मम्मी ख़त्म हो गई थी और उनकी मम्मी ने अपनी जो उनकी फैक्ट्री थी वो अनिका के नाम कर दिया था। उन्होंने वसीयत में लिखा था कि जब तक अनिका शादी नहीं कर लेती तब तक उस पर कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं हो सकता और वो अनिका के नाम ही रहेगा। उसके पापा ने जब दूसरी शादी की तो उसकी सौतेली मम्मी बहुत ही गलत थी। वो अनिका को खूब उल्टा सीधा खिलाती थी, जिसकी वजह से अनिका काफ़ी हेल्दी हो गई थी। उसके पापा और मम्मी का ये प्लान था कि इसकी शादी ऐसे ही किसी अहरे गहरे से करके फैक्ट्री जो है बेच दिया जाए, जिसका आधा आधा पैसा दोनों लोग ले लेंगे। उनकी नज़र में एक लड़का था जो बहुत ही गलत था, शराब, सिगरेट, सब उसके अंदर दुनिया की सारी गलत आदतें थी। अनिका के पापा ने उससे बात किया और उसे लालच दिया कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम साइन करा के अनिका से, और ये ज़मीन बेचकर हम दोनों आधा आधा कर लेंगे।
अनिका शादी के 2 दिन तो सही सब कुछ रहा, लेकिन तीसरे दिन उसके पति वियान ने कहा कि जो है अनिका, मैं चाहता हूँ कि ये फैक्ट्री बेच दो, अब किसी काम के नहीं है, वो फैक्ट्री फालतू में है और कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तब अनिका साइन करने से मना कर देती है, जिसकी वजह से वियान उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। अनिका बुआ के पास आ जाती है और बुआ से अपनी सारी बातें बताती है। बुआ उसे मोटिवेट करती हैं पढ़ाई करने के लिए। वो उससे कहती हैं कि तुमने जो अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी है उसे कंप्लीट करो। तुम इतनी ब्राइट स्टूडेंट हो कि तुम्हारी लाइफ में फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम्हारे पास शिक्षा होगी। अनिका को बुआ की बातें समझ में आती है। वो इतनी हेल्दी रहती है, इतनी मोटी रहती है कि वो कॉलेज में भी जाती है तो वहाँ पर मजाक का विषय बन जाती है। अनिका बहुत मेहनत करती है और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही हो, मेडिकल के लिए तैयारी कर रही होती है। आखिर उसका सिलेक्शन मेडिकल में हो जाता है। वो अपनी पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान देती है। कुछ ही दिनों में वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर की डिग्री लेकर वहाँ से बाहर निकलती है। अब अनिका ने अपने सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। अच्छा खान पान, अच्छी डाइट और थोड़ी सी एक्सरसाइज से उसने अपने आप को फिट कर लिया। अनिका अब बहुत ही अच्छी और बहुत ही मशहूर डॉक्टर बन चुकी थी। अनिका के दोस्त उसे अनी नाम से बुलाते थे। अनिका को अब अपने नाम से भी एलर्जी हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे अनिका नाम से बुलाए, क्योंकि उस नाम में उसके इतना दर्द भरा हुआ था कि वो उस पिछली ज़िंदगी को सोचना भी नहीं चाहती थी। अनिका बहुत अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी। अब वो बुआ के घर से दूर उसने अपना एक फ्लैट ले लिया था, जिस पर उसने लिखा था अपना घर। अनिका बहुत आराम से रह रही थी। उसने अपना पूरा जीवन मरीजों को समर्पित कर दिया था। वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर थी, एक बहुत अच्छी इंसान थी, जिसकी वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते थे। अनिका का एक डेली रूटीन था, वो एक्सरसाइज वगैरह करके इसके बाद वो जो है अपने हॉस्पिटल जाती थी। एक दिन अनिका अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल जा रही थी, तभी एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाती है। वो आवाज़ उसे जानी पहचानी लगती है। कहती हेलो। तो उधर से आवाज़ आती अनिका। तो कहती जी हाँ आप। तो उधर से आवाज़ आती है मैं पापा बोल रहा हूँ। अनिका एकदम चौकन्ना हो जाती है कि पिछले 7 सालों से उसे किसी ने पूछा तक नहीं, आज उसके पापा का फ़ोन क्यों आया है। वो उससे पूछती है कि सब कुछ ठीक है पापा, घर पर सब ठीक है। तो सिर्फ इतना कहते हैं हाँ सब ठीक है, बस तुम क्या आ सकती हो शिमला। इस पर अनिका कहती क्यों, कोई बात है क्या। तो इस पर उसके पापा कहते नहीं कोई बात नहीं, बस तुम क्या 2-3 दिन के लिए शिमला आ सकती हो, कुछ ज़रूरी काम है। ये कहकर उसके पापा फ़ोन काट देते हैं। अनिका सोचती है कि उसके पापा ने कभी 7 सालों में ये भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी जिंदा है कि मर चुकी है, उसके साथ क्या हुआ, कोई भी खोज खबर लेने की जिन्होंने कोशिश नहीं की। आज अचानक इतने सालों बाद उन्हें उनकी याद कैसे आ गई। वो इसी उधेड़बुन में रहती है और उसने शिमला जाने का प्लान भी बनाया कि शायद पापा को कुछ ज़रूरी काम है, इस वजह से वो शिमला के लिए उसने अपना टिकट कंफर्म किया। अनिका पिछले 3-4 दिनों में उसके पापा का फ़ोन लगातार आता रहा। तुम कब आओगी, मैं क्या गाड़ी भेज दूँ, तुम कैसे आ पाओगी वहाँ से। तो अनिका ने कहा कि पापा मुझे अपना घर पता है, मैं चली आऊँगी, आप परेशान मत होइए। अनिका शिमला एयरपोर्ट पर आती है और वहाँ से वो कैब लेती है और अपने घर के लिए रवाना होती है। घर आने पर उसके पापा दरवाज़ा खोलते हैं। इतने सालों बाद अनिका को देखकर वो अचंभित हो जाते हैं। उनकी बेटी जो हेल्दी थी, बहुत मोटी सी भद्दी थी, आज वो स्लिम ट्रिम और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन वो उसको गले न लगाकर किनारे हट जाते हैं और कहते हैं अनिका आओ। अनिका अंदर आती है। उसे न पानी पूछा जाता है न कुछ। उसकी सौतेली माँ उसे देखकर मुंह बनाती हैं और एक कागज़ लाकर मेज़ पर रख देती हैं। वो कहती हैं ये डिवोर्स के पेपर हैं, इस पर तुम साइन कर दो, और ये तुम्हारी फैक्ट्री के पेपर हैं, इस पर भी साइन कर दो।
तो इस बार अनिका डिवोर्स पर तो साइन कर देती है, लेकिन जब फैक्ट्री की बात आती तो अनिका साफ मुकर जाती है। वो कहती है मेरी माँ की ये आखिरी निशानी है और मैं इसे किसी भी हालत में इस पर साइन नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, अपना घर भाग 1 यहीं पर ख़त्म होता है। भाग 2 सुनने के लिए अब ज़रूर हमारे चैनल को देखिए, दिव्यांगम को, और देखिए भाग 2 में क्या होता है अनिका के साथ। क्या उसके मम्मी पापा उसे अपना लेते हैं, या डिवोर्स के बाद उसकी लाइफ में कोई ऐसा आता है जो उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर देता है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर देखिए दिव्यांगम पर अपना घर। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ भाग 2 के साथ। तब तक के लिए बाय।